नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी पंजाब में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियों की, जानेंगे बीजेपी नेताओं को अब क्यों नहीं रहा मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा, बंगाल राज्यसभा चुनाव में क्यों मानी बीजेपी ने हार, बात करेंगे गुजरात चुनावों को लेकर ओवैसी के प्लान की, किसान नेता राकेश टिकैत के ऐलान की और बुलेटिन के आखिर में बात अगले महीने से होने वाले बड़े बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाबुल सुप्रियो ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से की मुलाकात, बातचीत को बताया संगीतमय, ट्वीट कर जताई खुशी। हाल ही में बाबुल ने ज्वाइन की है टीएमसी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का अजीबोगरीब बयान, कहा निजी कंपनी की तरह काम करती है उनकी सरकार, खुद को बताया कंपनी का सीईओ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, ओबीसी पर 27% आरक्षण पर लगी रोक जारी, 14 से बढ़ाकर 27% किया गया था ओबीसी आरक्षण, 19 मार्च 2019 को दिया था अंतरिम आदेश। शेयर बाजार में आई गिरावट, 525 अंकों की गिरावट के साथ 58,491 पर पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी में आई 188 अंकों की गिरावट, 17,397 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पंजाब विधानसभा चुनावों के सिर्फ 4 महीने पहले ही पंजाब में भी मुख्यमंत्री बदल दिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह चन्नी अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजभवन में हुए समारोह में नए सीएम ने शपथ ली। नए सीएम के साथ इस समारोह में 2 डिप्टी सीएम ने भी पद की शपथ ली। देखिए रिपोर्ट। चरणजीत सिंह चन्नी के कंधों पर पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। उनके साथ साथ पंजाब के 2 डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी पद की शपथ ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चन्नी को सीएम बनाया गया है। बीते दिन सुबह से ही सीएम पद के लिए सुखजिंदर रंधावा का नाम चल रहा था, लेकिन अंत में चन्नी को सीएम के लिए घोषित किया गया। कांग्रेस आलाकमान के लिए चुनावों के ठीक 4 महीने पहले सीएम बनाना एक बड़ा फैसला था, क्योंकि नए सीएम के साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल है। लेकिन चन्नी किस तरह से सीएम की जिम्मेदारी निभाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़ सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस समारोह में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं पहुंचे। शपथ लेने के बाद अब चन्नी की नजर मंत्रिमंडल पर होगी। आज किसी भी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई गई है। नए सीएम की सरकार में किसका पत्ता कटेगा और किसे जगह मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनावों से पहले कांग्रेस ने दलित कार्ड खेल दिया है। इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पंजाब में 32% दलित आबादी है, 117 में से 34 सीटें रिजर्व हैं। वहीं चन्नी भले ही दलित नेता हैं, लेकिन सिख समाज से हैं। इस लिहाज से कांग्रेस को इसका बड़ा सियासी लाभ मिल सकता है। खासकर दलित लैंड कहे जाने वाले पंजाब के दोआबा एरिया में कांग्रेस का दबदबा बढ़ सकता है। अगले कुछ महीनों बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए पंजाब विधानसभा में कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया है और सभी समीकरणों को साधते हुए पहली बार पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसका असर यूपी विधानसभा चुनावों में भी दिख सकता है। कांग्रेस इस मुद्दे को यूपी में भुनाने को तैयार है। साथ ही बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड पर भी पार्टी की नजर है। इसलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी काफी सक्रिय हैं और अब पार्टी ने अपनी प्लान में अयोध्या को भी शामिल कर लिया है। यूपी चुनावों में इस बार हर दल का जोर अयोध्या पर है। सत्ताधारी बीजेपी, मुख्य विपक्षी दल सपा, बीएसपी ने अपने प्रचार का आगाज अयोध्या से किया और अब कांग्रेस भी अयोध्या से ही प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही है। यूपी चुनावों के लिए कांग्रेस ने प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने की रणनीति तैयार की है और इस यात्रा की शुरुआत अयोध्या से होगी। प्रतिज्ञा यात्रा 2 चरणों में निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर को अयोध्या से होगी और समापन गोरखपुर में 12 अक्टूबर को होगा और दूसरे चरण की प्रतिज्ञा यात्रा 17 अक्टूबर से शुरू होगी। 12 अक्टूबर को प्रतिज्ञा यात्रा के पहले चरण के समापन पर प्रियंका गोरखपुर में रैली को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस की यह प्रतिज्ञा यात्रा सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश या अयोध्या, बनारस और गोरखपुर तक ही सीमित नहीं रहेगी। प्रदेश भर में यह यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा की सफलता का जिम्मा भी प्रियंका गांधी ने अपने ऊपर ले लिया है और वो इस यात्रा से पहले प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए 29 सितंबर से अलग अलग जगह रैलियां शुरू करेंगी। उनकी 4 रैलियों का कार्यक्रम तैयार हो चुका है। प्रियंका
गांधी 29 सितंबर को मेरठ, 2 अक्टूबर को वाराणसी, 7 अक्टूबर को आगरा और 12 अक्टूबर को गोरखपुर में जनसभा करेंगी। सबसे अहम बात, यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी के इस चुनावी अभियान में भाजपा के वह 3 शहर अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर शामिल हैं। इनके आसपास भाजपा की राजनीति घूमती रही है। कांग्रेस का अयोध्या से यात्रा शुरू कर गोरखपुर पर खत्म करने की रणनीति से साफ है कि पार्टी के निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पंजाब में खेले गए दलित कार्ड को भी भुनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के दांव से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर बीजेपी के गढ़ हैं और ये कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी को उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है और पार्टी को लगता है कि मोदी का मैजिक भी अब चुनावों में काम नहीं कर पाएगा। ये दावा है कर्नाटक के बीजेपी दिग्गज का। दावा यूपी को लेकर ही नहीं बल्कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर भी किया गया है, जिसमें अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन राज्य में अभी से ही चुनावी हलचल मची हुई है। ऐसे में बीजेपी दिग्गज ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सचेत करना शुरू कर दिया है। देश में जब भी कोई चुनाव होता है तो बीजेपी या तो राम का नाम जपती है या फिर मोदी का। खासकर पार्टी मोदी के नाम के सहारे चुनावी मैदान में उतरती है। साल 2014 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर विधानसभा के, हर बार बीजेपी ने मोदी लहर के सहारे सत्ता पर काबिज होने के सपने देखे हैं। अब अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी मोदी का चेहरा ही आगे रखने वाली है। लेकिन पार्टी की इस रणनीति पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि अकेले मोदी की लहर से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। खास तौर पर कर्नाटक में बीजेपी मोदी के नाम पर नहीं जीत सकती। दरअसल बीते दिन दावणगेरे में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के सहयोगियों को आगाह करते हुए कहा था कि इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहें कि हम सभी चुनाव PM मोदी का नाम इस्तेमाल करके जीत सकते हैं। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में वोट मिल जाए और जीतना आसान हो जाए, लेकिन कर्नाटक में उनके नाम पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हमें लोगों के पास विकास कार्यों को लेकर जाना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि पार्टी की असली परीक्षा 2 विधानसभा क्षेत्रों में आगामी उपचुनाव जीतना है। चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी को मजबूत किया जाना चाहिए। ये बयान देकर येदियुरप्पा ने मोदी के मैजिक पर भी सवाल उठा दिए, जिसे लेकर बीजेपी उनसे खफा है। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि इस बारे में आलाकमान को अवगत करा दिया गया है, वो इस पर फैसला लेंगे। अब बीजेपी तो येदियुरप्पा पर एक्शन लेने की तैयारी में है, लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या अब बीजेपी नेताओं को ही मोदी पर भरोसा नहीं रहा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने साफ कर दिया है कि मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। हालांकि बीजेपी उनके इस बयान से नाराज है, क्योंकि इससे पार्टी की छवि पर असर पड़ेगा कि बीजेपी कमजोर पार्टी है। लेकिन बंगाल में तो बीजेपी ने खुद को कमजोर घोषित कर ही दिया है और अपनी हार स्वीकार कर ली है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि बंगाल राज्यसभा सीट पर TMC के खिलाफ बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। देश में 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है, जिसमें से 1 सीट पश्चिम बंगाल की भी है। राज्यसभा सीटों के लिए 4 अक्टूबर को मतदान है और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। उपचुनावों को लेकर बंगाल में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एक ओर TMC खेमे में उत्साह दिखाई दे रहा है तो दूसरी ओर विपक्षी खेमे में खामोशी। विपक्ष चुनावों से पहले ही अपनी हार मान चुका है और संकेत तो ये ही मिल रहे हैं कि मतदान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पार्टी राज्यसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, भाजपा पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए किसी उम्मीदवार को नामित नहीं करेगी। परिणाम पूर्व निर्धारित है। हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि अनिर्वाचित मुख्यमंत्री एक बार फिर से अनिर्वाचित हो जाए। जय मां काली। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान से ये मायने निकाले जा रहे हैं कि बीजेपी मान चुकी है कि उसके पास ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो सुष्मिता देव को टक्कर दे सके। जैसा कि आप जानते हैं कि सुष्मिता देव पिछले महीने ही कांग्रेस से TMC में शामिल हुई हैं और उन्हें असम और त्रिपुरा में TMC के संचालन की देखभाल का काम सौंपा गया है। अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है, क्योंकि पार्टी को पहले ही हार का डर लग रहा है। आपको बता दें कि मानस भूनिया के राज्यसभा से इस्तीफा देने के कारण यहाँ चुनाव कराना पड़ा है। मानस ने पश्चिम मेदिनीपुर के संभाग से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।
शुभेंदु अधिकारी के इस बयान ने तो ये साफ कर दिया है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में कमजोर है, क्योंकि वहां टीएमसी का गढ़ है, इसीलिए वहां जीत हासिल करना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी के अपने ही गढ़ में भी मजबूत नहीं दिख रही है। विपक्ष की ओर से इस बार जोरदार चुनौती पेश कर दी गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव के अलावा ओवैसी ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए गुजरात का रुख कर लिया है और अब ओवैसी की नजरें 1 साल बाद होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों पर भी टिकी हुई हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 15 महीने बाकी हैं, लेकिन गुजरात में राजनीतिक पारा अभी से गर्मा गया है। बीजेपी को हार का एहसास हुआ तो उसने राज्य में सीएम ही बदल दिया। पीएम मोदी, जिनका गुजरात गृह राज्य भी है और गुजरात से ही आने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अब गुजरात का लगातार दौरा कर रहे हैं। इससे साफ है कि उन्हें भी एहसास हो चुका है कि पार्टी की स्थिति गुजरात में कमजोर है और इसका फायदा उठाने के लिए विपक्षी दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने तो निकाय चुनावों से ही राज्य में मजबूत दस्तक दे दी है, तो वहीं एआईएमआईएम ने भी साफ कर दिया है कि वो गुजरात में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। इसी के चलते ओवैसी आज गुजरात पहुंचे और पार्टी का प्रचार भी शुरू कर दिया। ओवैसी ने गुजरात में चुनाव लड़ने का तो ऐलान कर दिया, लेकिन कितनी सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ओवैसी ने कहा कि राज्य में 1984 के बाद से कोई भी मुस्लिम सीएम नहीं बना है, जिसकी वजह से यहाँ मुस्लिमों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। ओवैसी का आज अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से भी मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन जेल प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। जेल प्रशासन ने कहा कि अतीक से सिर्फ उनके परिजन या रिश्तेदार ही मिल सकते हैं। दरअसल अतीक अहमद अपनी पत्नी शाइस्ता के साथ एआईएमआईएम में शामिल हुए थे, जिसके चलते ओवैसी अतीक से मिलना चाहते थे। बता दें कि गुजरात में 9% मुस्लिम आबादी है, जिस पर ओवैसी की नजर है। गुजरात विधानसभा चुनावों में ओवैसी की एंट्री ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। पीएम और गृह मंत्री का गृह राज्य होने के कारण बीजेपी के लिए गुजरात बेहद अहम है, तो दूसरी ओर देश के किसानों के लिए एमएसपी और नए कृषि कानून का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम हो चुका है। अपनी मांगों को लेकर किसान अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज करने की तैयारी में है। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो सरकार को तल्खी भरे अंदाज में नसीहत भी दे डाली है। 27 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि वो तब तक सरकार को कोई मोहलत नहीं देंगे। किसानों का आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती और फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी वाला कानून नहीं बनाती। अभी तक सरकार किसानों की किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। सरकार के खिलाफ किसान लगातार महापंचायतें कर रहे हैं। सरकार के रुख को लेकर सीतापुर में किसान पंचायत करने जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन करने और बाल मुड़वाने से सरकार पैसे नहीं देगी, लाठी उठाने से पैसे मिलेंगे। यह सरकार बहुत बेशर्म है, इसके सामने मुकाबला करना पड़ेगा। सरकार हमें किसान नहीं मानती, लेकिन जिनका पैसा बकाया है वह तो किसान है। आज तो किसान पंचायत में जाना चाह रहे थे, उनके घर पुलिस बैठा दी गई। पूरे देश में आंदोलन चलेंगे, इनकी सच्चाई जनता के सामने लाएंगे। यह बेरोजगार किसान और मजदूर का आंदोलन है। टिकैत के बयानों से साफ है कि अब वो सरकार को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी भी किसानों के गुस्से को देखते हुए किसान सम्मेलन की रणनीति बना रही है, लेकिन क्या किसान बीजेपी के पक्ष में जाएंगे? और बुलेटिन के आखिर में बात अगले महीने से होने वाले बदलावों की। देश में हर महीने की पहली तारीख को कुछ नए नियम या बदलाव लागू होते हैं, जिसका खासा असर आम जनता पर पड़ता है। अब की बार भी कई नियम बदलने वाले हैं। बैंकिंग, एलपीजी समेत कई क्षेत्रों में अक्टूबर के महीने से परिवर्तन देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है ये बदलाव और कैसे इसका असर आपकी जेब पर होगा। लोग हर महीने की पहली तारीख का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन तनख्वाह उनके खाते में आती है। लेकिन ये पहली तारीख अपने साथ कुछ बदलाव भी लाती है। अक्टूबर में भी ऐसा होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से रोजमर्रा की कई चीजें बदलने वाली हैं, जिसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव। 1 अक्टूबर से ओबीसी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक की चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड हो जाएंगे। ये वो बैंक है जिनका हाल ही में दूसरे बैंकों में विलय हुआ है, इसीलिए 1 अक्टूबर से इन बैंकों की सभी चेकबुक अमान्य हो जाएंगी। महंगाई का झटका। 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस की कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती हैं। पैन कार्ड हो जाएगा बेकार। पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कराने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 तक है। अगर इस दौरान किसी ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 1 अक्टूबर 2021 से पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। पेंशन का नया नियम लागू। अगले महीने से पेंशन के नए नियम भी लागू होंगे। देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस में जीवन प्रमाण सेंटर जमा कराए जा सकेंगे।
ऐसे पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वो 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। 80 साल से नीचे के पेंशनर्स 1 नवंबर से 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकेंगे। भारतीय डाक विभाग ने सभी पेंशनर्स से यह आग्रह किया है कि अगर जीवन प्रमाण सेंटर की आईडी बंद हो तो समय से एक्टिवेट कर लें। पेंशन समेत देश में अब कई बदलाव होने जा रहे हैं जिससे लोगों को राहत भी मिल रही है, साथ ही परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।